बोरे शांत हो जाइएगा। कल अपने लोग कुछ बात देखे थे न्यूक्लियस के बारे में, आज उससे आगे बढ़ेंगे और प्रयास करेंगे जो जितना बात सुने उसको समझ जाए। टॉपिक का नाम था साइज ऑफ न्यूक्लियस। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि अगर ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जगह है, तो जैसे जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है कि न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ेगा। देखिए यहां पर क्या है, और कह रहा है क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ेगा। तो बताइए, जैसे ही न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि इसके रेडियस में परिवर्तन होगा। तब जाकर कहा जाता है कि इसके रेडियस और मास नंबर को लोग ए से दिखाता है। एक रिलेशन बनता है कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर का पावर 1/3, और जब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट आता है R0 गुने ए का पावर 1/3, जहां R0 का अपना मान है 1.2 फर्मी मीटर। फिर से सुनिए मैं क्या बोला, जैसे जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को बढ़ाइएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ेगा, और न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा तो स्वाभाविक है उसके रेडियस में परिवर्तन होगा। रेडियस और मास नंबर में जो रिलेशन है वो है कि रेडियस यानी न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर का पावर 1/3, और प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट आता है R0 जिसका मान दिया हुआ है। अगला देखिएगा, इसमें जो दिया है, देखिए R0 को लोग बोलता है न्यूक्लियर यूनिट रेडियस, जो आपके उस पेज में लिखा होगा, ऐसा ही भेजा गया है। चलिए उसके बाद एक सिंपल सा टॉपिक स्टार्ट होता है जिसको अगर आप सुनते हैं तो याद हो जाएगा। आइए तीनों को हम एक ही साथ बताएंगे, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोप, ये सब एक ही साथ होता है। हम थोड़ा गैपिंग हो गया। चलिए मैं आपसे जो क्वेश्चन कर रहा हूं उसका जवाब दीजिएगा। बोलिए, आइसोटोप का मतलब कहा गया कि एटॉमिक नंबर सेम होगा। अब लोग कहेगा ये क्या होता है, देखो हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1, एटॉमिक नंबर नीचे होता है, तो एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर अलग अलग। एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर, तो कहा गया जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो मास नंबर अलग अलग हो तो लोग उसे आइसोटोप कहता है। क्या कहता है? लेकिन ध्यान सुनना, जैसे हाइड्रोजन 1 3 हीलियम 2 3, अब तुम बताओ ऊपर वाला सेम है नीचे वाला सेम? अब कहा गया जिसका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर सेम, उसको बोले आइसोबार कहा जाता है। आइसो मतलब एक समान, कोई भी चीज समान होना चाहिए। आइसोटोप का मतलब क्या बताए? आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर अलग अलग होगा। आइसोबार में एटॉमिक नंबर अलग होगा, मास नंबर सेम होगा। अब जब आइसोटोन पर आते हैं तो एक बात सीखना, इसमें कहा गया कि न्यूट्रॉन की संख्या सेम होनी चाहिए। न्यूट्रॉन की संख्या, और न्यूट्रॉन का फॉर्मूला तो होता है A-Z, कल पढ़े थे ना, ऊपर वाला वैल्यू माइनस नीचे वाला। अभी हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, देखिएगा, कार्बन 6-12 या कार्बन 6-14 और ऑक्सीजन 8-16, आपसे हम पूछे कि क्या ये दोनों आइसोटोन का उदाहरण है? तो आइसोटोन का उदाहरण होने के लिए न्यूट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए? चलिए तो दो का सवाल है, दोनों में निकालिए। बोलिए, यहां निकालिएगा तो 14 में से 6 जाएगा, और यहां निकालिएगा 16 में से 8 गया, तो न्यूट्रॉन सेम सेम है। जब न्यूट्रॉन सेम है इसका मतलब ये दोनों किसका उदाहरण है? आइसोटोन। वो आइसोबार, आइसोटोन और आइसोटोप, ये तीनों ध्यान दीजिएगा। देखिए एक बार ये भी 5 नंबरी में सैंपल में आया है कि तीनों को एक्सप्लेन कीजिए, तीनों का डिफिनीशन, तीनों का 2-2 एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल। कितना सिंपल सा चीज 5 नंबर। आपको एक बात बता दे कि हम हर उस टॉपिक पर, ध्यान सुनिएगा, उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे इस बैच में या शुरुआत से, कल से वहां भी रिवीजन स्टार्ट हुआ है। अभी हम जानते हैं कि क्वेश्चन बैंक से हम सेमीकंडक्टर का लिखा दिए थे 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो था, लेकिन ये डुअल नेचर से या एसी से नहीं लिखवाए, तो ये अभी खत्म होगा न्यूक्लियर कि फिर क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर पर चले जाएंगे। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखेगा, जैसे इस बार एग्जाम में क्या पूछ दिया था, न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होता है,
सेंटअप में पूछ दिया था ना, जो आपके कॉपी में तो नहीं था। तो ये जो एक्स्ट्रा पूछेगा उस एक्स्ट्रा सब पर भी तैयारी करते जाएंगे। बात समझ में आए? तो अभी तो जो मेरे नोट्स है प्रॉपर, पहले तो उसको पढ़ते हैं, मुख्य यही है। इसके अलावा जो एक आध को मिलेगा ये खत्म करने के बाद। आइए, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन में कुछ पूछिएगा तो बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, नहीं पूछना है। आइए, एक टॉपिक है जिसका नाम देखिए, कॉपी में सीक्वेंस से बता रहे, जैसे लिखा हुआ है वैसे आपके भी नोटबुक में लिखा होगा ना, इसलिए वो टॉपिक का नाम है स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एन, देखिए ये क्या कहता है, ये बहुत सिंपल है कि एक एटम स्टेबल कब होगा। अरे वो वैसे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है वैसे? अरे यार, सुबह सुबह में निशा उसा मार के आता है कि वो सब चीज नहीं जानते। जब पढ़ाई करते हो, देखो मजाक मोड जानता है कि हम बैठ जाएंगे तो भर दिन भर मजाक करते रहे, लेकिन जब पढ़ाई करते थोड़ा सीरियस मोड में आता है तो सब जानता है। इस क्लास का नाम क्या है कि शुरुआत से पढ़ाया जा रहा है। इस क्लास का नाम है या रिवीजन है या रिकैप क्लास है। इसका क्या मतलब हुआ कि तुमको पहले पढ़ाएगा, तुम उसका फिर से स्मरण करो, ये होता है। और कहा गया यदि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यदि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अनुपात केवल 1 हो, जैसे हम भाग देंगे ना 1 हो जाएगा, तो उसको लोग कहेगा स्टेबल। क्या कहेगा? अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का मान 1 से बड़ा या 1 से छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा अनस्टेबल। क्या हो जाएगा? अब तुम एक बात बताओ, मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूं। ऑक्सीजन 816 था ना लिखा हुआ, हाँ बोल, इसमें प्रोटॉन कितना है? 8 गो। अरे जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। और बता न्यूट्रॉन कैसे निकाला? 16 में से 8 गया, चलो न्यूट्रॉन और बटे प्रोटॉन निकालो, 8 बटे 8 कितना है? इसी को न लोग स्टेबल कहेगा। तो बार याद रखना, यदि न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या का अनुपात अगर 1 हो जाएगा तो उसको स्टेबल कहेगा, और बड़ा और छोटा हो जाएगा तो उसको अनस्टेबल कहेगा। डन ना? चल अगला बोरे, ध्यान देना, टॉपिक का नाम है मास डिफेक्ट। शांति से सुनोगे, एक एक चीज खत्म करते चले जाएंगे। मास डिफेक्ट VVI क्वेश्चन है। डिफेक्ट मतलब होता है कमी। अब बताओ लोग क्या बोला कि इसके अंदर विज्ञान का अभाव है, या इसके अंदर मैच्योरिटी का अभाव है। लोग कहता है इसके अंदर पैसे का अभाव है। लोग बोलता है ना, मास डिफेक्ट का क्या मतलब हुआ? सुनना सही से। कहा गया, देखो जब न्यूक्लियस का निर्माण किया गया, जब न्यूक्लियस का निर्माण किया गया तो यह देखा गया कि जो चीज केमिस्ट्री में क्या जानता है, रिएक्टेंट होता है, फिर वो जो बन के आता है उसको लोग प्रोडक्ट बोलता है ना। तो कहा गया, ध्यान सुनना है कि जब न्यूक्लियस का निर्माण किया गया तो यह देखा गया कि जो प्रोडक्ट बन के आया ना, इसका मास शुरुआत वाले मास से कम हो गया। जैसे हम तुमको एक लोहा दिए, टुकड़ा टुकड़ा, हम दिए 10 किलो करके तौल के, और तुम जो हमको जो चीज बोले बना के दिया, जैसे हमको एक चाकू तू बना के दिया या एक तलवार बना के दिया, तो जब तुम तौले ना तो कितना किलो का पूरा, तो तू प्रोडक्ट तो मेरा बना के दे दिया, जो हमारी जरूरत थी तू तो बना के दे दिया, लेकिन उसमें कितना किलो का कमी कर दिया? 1 किलोग्राम का। तो मास में कमी हुआ कि नहीं? इसी का नाम होता है मास डिफेक्ट। देखो उसमें क्या लिखा है, लिखा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के निर्माण के लिए इट इज सीन दैट, यह देखा जाता है कि द मास ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई, यानी कि प्रोडक्ट न्यूक्लियाई का मास कम हो जाता है रिएक्टेंट न्यूक्लियस। ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट, और वो जो मास की कमी होती है उसी को लोग मास डिफेक्ट बोलता है, और कमी का मतलब होता है चेंजिंग, इसलिए लोग मास डिफेक्ट को, ध्यान से सुनना, लोग मास डिफेक्ट को डेल्टा M से दिखाता है। कैसे दिखाता है? डेल्टा मतलब होता है चेंजिंग, और चेंजिंग में 2 बातें आती है, या तो बढ़ जाना या घट जाना। उसके बाद नीचे इसका फॉर्मूला है, ध्यान सुनना, इसका फॉर्मूला ZMP प्लस A माइनस Z है ना, MN माइनस क्या, कैपिटल है, कैपिटल है। अब कहोगे कैसे? एक बात बताते हैं, सुना। ये हुआ शुरुआत का, तो शुरुआत का छोटा, अभी क्या बोले कि 4-5 टुकड़ा दिए तो कितना किलो लोहा पूरा, ठेठी में समझो। वो हमको एक जगह बना के दिया, कोई दुकान वाला तो देगा वो कितना किलो का पूरा। तो पहले तुम ये छोटा छोटा को जोड़ेगा ना, इसमें से इसको घटाएगा तब ना पता चलेगा 1 किलो का अंतर हुआ। यही पहले जोड़ा तो मान लो 50 किलो, जो न्यूक्लियस बना वो 30 किलो, कितने का कमी हुआ?
20 का। इसी को लोग बोलता है मास डिफेक्ट। अब सुन लेना ये सब क्या है। जेड मतलब एटॉमिक नंबर, सब उसमें लिखा होगा, हम ऐसे बोल दे रहे हैं। जेड मतलब एटॉमिक नंबर, एमपी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, ए मतलब मास नंबर, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, और एमएन मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन, और कैपिटल एम मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। चलो अगला, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। देखो अभी ये क्या होता है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। देखो कहा गया कि जब न्यूक्लियस का निर्माण किया जाए या न्यूक्लियस को जब डिफॉर्म किया जाए, यानी जब उसे तोड़ा जाए या बनाया जाए, उस क्रम में क्या होता है, कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है, और उसी एनर्जी का नाम क्या होता है। जैसे एक बात पता, मैं तुमसे पूछता हूं, लोग कहता है घर बनाने में भी मेहनत लगता है और उसे तोड़ने में भी मेहनत लगता है, लेकिन मेहनत दोनों जगह लगता है। वही कहा गया कि न्यूक्लियस के निर्माण में या न्यूक्लियस को बर्बाद करने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसका नाम होता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। यानी इसमें क्या लिखा है, लिखा है द एनर्जी रिलीज और रिक्वायर्ड, रिलीज्ड और रिक्वायर्ड। रिलीज मतलब बाहर कर रहे हैं, रिक्वायर्ड मतलब जो जरूरत है। द एनर्जी रिलीज और रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन या डिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और अगला है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखो एक बात बता, तुमको अगर अभी तक नहीं समझ में आया, इतना दिन मेरे पास पढ़ा, तो एक चीज तू समझ लेना। देखो कोई कोई वर्ड इस तरीका से हम बोलते हैं, जो पढ़ाता हर टीचर वैसा है लेकिन वैसा बोलता नहीं। तू देखता होगा कोई बात को एकदम बारीकी से रख देना। जैसे तू कहीं पढ़ा होगा पर यूनिट वॉल्यूम, कहीं पढ़ा होगा पर यूनिट लेंथ, कहीं पर पढ़ा होगा पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वेलोसिटी। इसका क्या मतलब होता है? पर यूनिट का मतलब होता है भाग देना। क्या होता है? अब यहाँ पर एक टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, ये सुनने वाला टॉपिक। ये इससे ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है। हाँ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आएगा, लेकिन ये वाला नहीं आ सकता। देखो इसमें लिखा है द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट मास नंबर। मतलब देखो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट मास नंबर, पर यूनिट जो होगा, मतलब कुछ तो आएगा ना भाई। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट मास नंबर। अभी क्या बताए, पर यूनिट का मतलब होता है भाग देना, है ना? तो पर यूनिट मास नंबर मतलब मास नंबर से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। पर यूनिट मास नंबर इसको और क्या कहलाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और यहाँ पर एक चीज याद रखना, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, और याद रखना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज्यादा होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज्यादा होगा, वो न्यूक्लियस उतना ही स्टेबल होगा। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस जितना कम होगा, वो न्यूक्लियस बहुत कम स्टेबल होगा। यानी याद रखना, स्टेबिलिटी तब बढ़ेगा जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बढ़ेगा। उसमें लिखा हुआ अगला टॉपिक है, एगो तो ई तू भी गर्दा उड़ा सकता है, फ्यूजन और फिजन। देख फिजन मतलब टूटना होता है, फ्यूजन मतलब जुड़ना होता है। देखो ये ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा है, देखो ये डिफिनीशन में नहीं पूछा है, 12th की बात बता रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है। हम इंग्लिश में बोलते, सुनो तो बताना क्या बोल रहे हैं हम, टूटने का बोल रहे हैं, जुड़ने का। लिखा हुआ है द प्रोसेस इन विच हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर देन 2 अनस्टेबल न्यूक्लियाई। इज लगा दिया, बता क्या लिखोगे इसके बाद। जब टूटता है तो क्या बोलोगे, फिजन, और जब जुड़ता है तो क्या बोलोगे। देखो टूटना स्प्लिट्स लिखा रहेगा कहीं पर, फ्यूजन मतलब होता है कंबाइन। क्या होता है, देखो एक का क्या हुआ, एक हैवी न्यूक्लियस। मैं तुमसे एक बात बताता हूँ, कोई आदमी कोई सामान लाता है ना खरीद के, जैसे तू एक मूर्ति खरीद के लाया या घर में कोई खिलौना खरीद के लाया, तो तू सजा के रखेगा। तो जब वो कंप्लीट जो बेचने वाला ये बना के जो देता है, कहीं कहीं पे क्या होता है कि 2 मिनट रुकिए हम बना के दे देते हैं, बना के दे देता है ना। कहीं कहीं पे तुरंत सेट करके, जैसे गाड़ी खरीद के लाते हो, एजेंसी में जाता है तो एजेंसी में पूरा गाड़ी थोड़ा लगा रहता है। अब तू चूज करता है, तुमको मन है तो नया नया पार्ट्स ऐड करके देगा, देता है कि नहीं देता है, तुरंत में ऐड कर देगा। या ऐसा व्यवस्था नहीं है, तू देखता होगा एक पर एक चीज होता क्या है कि जब तू कोई पूरा सामान खरीद के लाया तो रखा तो कितना अच्छा दिखता है, अगर उसके एक पार्ट्स को तोड़ दिया जाए तो फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगता है, या तो चलने योग्य नहीं होता है, या देखने में अच्छा नहीं लगता है। उसी प्रकार कहा गया कि जब एक हैवी न्यूक्लियस टूटता है ना, तो छोटे छोटे टुकड़े में टूटता है, और जो टुकड़ा टूट के आता है वो अस्थायी नहीं होता है, वो अस्थायी हो जाता है। जैसे एक बात बता, एक इंसान खड़ा है, भगवान सब कुछ उसको दिया है, हाथ पैर सब कुछ दिया है, तब ना वो चलता है। इमेजिन करो कैसे इसका निर्माण होता है, कैसे एक इंसान चल जाता है, कैसे उसकी बात को समझता है। ऐसे ही दिमाग लगाओ कि कैसे अपने लोग जो फोन करते हैं आजकल, ये तो डिजिटल सर्किट है, कैसे बात हो जाता है, ना कोई तार लगा हुआ है ना कुछ। अगर हमारे जेब में पैसा एक भी नहीं है, मोबाइल में बहुत है, अभी पैसा तुरंत भेजे, मेरा काम हो गया, कैसे उसके मोबाइल में पैसा चला गया। इमेजिन करो, इसका निर्माण जो ये दुनिया किया है ना, ये तो दुनिया, ये तो मेन मेड चीज है, ये दुनिया किया है। लेकिन इसी में जो कहीं फॉल्ट हो जाएगा तो क्या ये अस्थायी हो पाएगा, तुम ही बता। अगर तेरे यूपीआई में इशू आ जाए तो पैसा भेज देगा, जबकि तू चलाता तो है,
यही चीज गड़बड़ है। आओ अगला देखो, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है बोलो? ये आएगा इस बार कम से बोल दे। अरे पगला सब कहेगा यूपीआई का फुल फॉर्म बोलो ना। बीस गो अकाउंट यूज करे छे, यूपीआई के फुल फॉर्म नहीं हो रे। अल्टरनेटिंग ए से होता है कि यू से होता है? चलो बोले। हाँ अब अगला टॉपिक देखो, चेन रिएक्शन। बुआ बहुत बात बोले, चेन रिएक्शन अभी इतना ही, मेरे को दो और पूछेंगे। चेन रिएक्शन क्या है सुनिए, बोले ध्यान दीजिएगा। चेन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, आपको कल हम एक फटाके का एग्जांपल दिया था कि एक बार वो फूटता है, ऊपर जाता है, फिर वो फूटता है, हो सकता है और फूटेगा। कहने का मतलब है चेन रिएक्शन, ध्यान सुनने वाली बात है, चेन रिएक्शन फ्यूजन की प्रक्रिया है, टूटने की प्रक्रिया है। और इसमें जब एक हैवी न्यूक्लियस टूटता है तो वो टूटते ही चला जाता है, रुकता, और तब तक ये टूटता है जब तक ये पूरा का पूरा बर्बाद नहीं हो जाता है। क्या ये बात याद रहेगा? चलिए अगला, चेन रिएक्शन के बाद जो इस बार के सेंटअप एग्जाम में पूछा था, रेडियो एक्टिविटी। भाई आप आवाज नहीं कीजिए, जब हम आपके बीच कोई चीज मैटर बताते हैं तो आप उसको सुनते चलिए। रे बता रेडियो एक्टिविटी क्या है? देखो कहा गया इस नेचर में, इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में कुछ ऐसे अस्थायी न्यूक्लियस है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। न्यूक्लियस का बात क्या कर रहे हैं? देखो न्यूक्लियस का पुल्लल होता है न्यूक्लिया। कहा गया इस नेचर में, इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसे अस्थायी न्यूक्लियस हैं जिसमें स्वतः रेडिएशन होने लगता है, खुद से रेडिएशन होने लगता है। तो लोग इसी घटना को लोग रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। लेकिन हर पदार्थ के अंदर ये गुण नहीं है। हर पदार्थ, कहावत है ना कि हर धातु सोना तो नहीं हो सकता है, उसी प्रकार कहा गया कि हर सबस्टांस रेडियो एक्टिव सबस्टांस नहीं हो सकता है। जो सबस्टांस, जो पदार्थ रेडियो एक्टिव के गुण को प्रदर्शित कर सकता है उसी को। बताओ इस दुनिया में डिफेंस बहुत रंग का है, कोई कमांडो पोस्ट से है, तो कोई जेलर है, कोई कहीं का हवलदार है, लेकिन हर बंदा कमांडो ही नहीं हो सकता है, हर बंदा बिहार पुलिस नहीं हो सकता है। सबकी अपनी लेवल है, सबकी अपनी कैटेगरी है, सबका अपना ट्रेनिंग है। उसी प्रकार दुनिया में हर सबस्टांस रेडियो एक्टिव सबस्टांस नहीं हो सकता। कोई अगर आपसे पूछे कि रेडियो एक्टिव सबस्टांस वही होगा जो रेडियो एक्टिव की घटना को प्रदर्शित करेगा। अगला इसमें दिया है केवल, बहुत भी है ऑब्जेक्टिव, कि रेडियो एक्टिविटी की घटना को वही अंजाम दे सकता है, वही प्रदर्शित कर सकता है जो अनस्टेबल होगा। क्या होगा? बोले अनस्टेबल न्यूक्लिया ही रेडियो एक्टिविटी को दिखा सकता है, स्टेबल कभी भी दिखा नहीं सकता है। अगला बोले याद रखिएगा, रेडियो एक्टिव सबस्टांस का खोज हेनरी बैकरल के द्वारा भी किया गया था, इसलिए इस घटना को बैकरल रेडिएशन भी कहा गया। क्या कहा गया? शांति सुनो, तेरे कॉपी में ऐसा ही नहीं लिखा होगा जैसे बोल रहे हैं। हाँ तो लिखा है, शांति सुनो। उसके बाद दिया है, लिखा है ना, दिस कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय हेनरी बैकरल, सो इट इज कॉल्ड बैकरल रेडिएशन। अगला लिखा है कि इसके बाद मैडम क्यूरी भी आए, उन्होंने भी बहुत सारा बात बताया। एक मान है, उस मान को याद रखना कि एक क्यूरी बराबर 3.7 गुने 10 टू द पावर 10 बैकरल, ये याद रखना। एक क्यूरी बराबर 3.7 गुने 10 का पावर 10 बैकरल। चलो अगला देखना बुआरे। इसके बाद देखो एग्जाम में कैसे लिखना है और कैसे पूछा गया था। एग्जाम में पूछा गया था कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, और रेडियो एक्टिविटी में जो 3 गो रे निकलता है उसका आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो आप भी अपना रेडियो एक्टिविटी का परिभाषा लिख करके सीधा अपने लोग आ जाएंगे अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। शांति से सुनोगे ना भाई तो अभी का अभी खत्म होगा, और शांति से खाली बीच में बात नहीं करना। गुटरू को है अविनाश बोरे, यहाँ पर देख लो, एक के बारे में बोल दे। और उस दिन हम टेस्ट लिए थे आप लोग से रेंडमली, उसमें एक बच्चा सबको बताए भी थे कि जब आप अल्फा रे के बारे में लिखते हो ना तो पहले अल्फा रे का डिफिनीशन दे दो और फिर उसका गुण लिखना, फिर बीटा का डिफिनीशन दे दो फिर गुण लिखना, फिर गामा का डिफिनीशन फिर उसका गुण। डन ना? चल देख क्या होता है। देखो ये गामा है, ये अल्फा है, और ये यही है ना। देखो अल्फा इधर क्यों झुका जानते हो? अल्फा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? खुद प्लस आई प्लेट माइनस, अब प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट।
पता अल्फा खुद क्या होता है, बीटा, गामा। रे बबलवा सिखाएगा तू। आप अल्फा रे क्या है, वैसा रे जो डिफ्लेक्ट होता है, जो विचलित होता है निगेटिव प्लेट की ओर, इस पर चार्ज कैसा होता है, प्लस। बीटा डिफ्लेक्ट करता है किधर, पॉजिटिव की ओर, उस पर चार्ज कैसा होता है। और गामा न्यूट्रल होता है, उस पर चार्ज शून्य के बराबर होता है। चलो प्रॉपर्टीज बारी बारी सुनो। अल्फा रे का प्रॉपर्टीज इसमें दिया हुआ है कि अल्फा रे के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, जो तू देख रहा है। दूसरा, यह हीलियम 24 का आदमी होता है। ये किस ग्रुप का आदमी है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। अगला कहा गया, चार्ज नीचे में दिया ही हुआ है। अगला बोल रहा है अल्फा रे के पास पार्टिकल नेचर है, कैसा। अगला बोल रहा है इट डिफ्लेक्ट्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, यह दोनों में विचलित हो सकता है, यानी मूव कर सकता है। अगला इट इफेक्ट्स ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। भाई एक बार सुनना, अल्फा पॉजिटिव होता है, हीलियम 24 का आदमी होता है, पार्टिकल नेचर होता है और डिफ्लेक्ट्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कर सकता है और फोटोग्राफिक प्लेट पर भी प्रभाव डाल सकता है। चलो अब बीटा की ओर चलते हैं। बीटा में क्या कहा गया, जो किधर जाता है, पॉजिटिव प्लेट की ओर। कैसा चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रुप का आदमी होता है, इसके अंदर भी पार्टिकल नेचर है, यह भी डिफ्लेक्ट करता है कहां पर, इलेक्ट्रिक और ये भी प्रभाव डालता है किस पर, फोटोग्राफिक प्लेट पर। अगला आता है, रे भाई एक के रंग का लिखा हुआ है, तुम उसमें पढ़ेगा ना, डाउट होगा तो पूछ सकते। अब तुम कहोगे फोटोग्राफिक प्लेट क्या है, कैमरा में जो प्लेट का इस्तेमाल किया था उसी का नाम होता है फोटोग्राफिक। चलो अगला है गामा। गामा होता है न्यूट्रल। गामा क्या है, चलो बोले ये EMW का आदमी होता है, किसका, EMW मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगला सुनो, कहा गया यह वेव नेचर का होता है। अगला इट डज नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है, नहीं करता है। दूसरा, यह फोटोग्राफिक प्लेट पर भी प्रभाव नहीं डालता। बोलिए ना। चलिए 4-5 टॉपिक और है, कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ अरे हल्ला नहीं करो, आप नहीं करेगा ना, नहीं छोड़ दिया। सुनाओ नहीं रवि, सुनाओ टॉपिक, बताओ। हल्ला नहीं करेगा, बता रदरफोर्ड थ्योरी का ड्रॉबैक बताओ। पूछते ऐसे बोले एक बार रुको, है भाई रुक, नहीं सबको याद है, बाद में पूछेंगे। बोले सुन लीजिएगा मेरी बात, देखिए आप अच्छा पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसके लिए नो डाउट, लेकिन प्रयास थोड़ा सा है, हमेशा थोड़ा पॉजिटिव वे में होना चाहिए। इन्हें जो अधूर यार रुके हुए सुने, अभी मेरा काम है कि पर डे थोड़ा सा आगे बढ़ना है। मेरी बात को सुनिए, आपको जो बता रहे हैं, बोले कल मैंने मैसेज किया था, ध्यान दीजिएगा, कि जो लोग भी बच्चे हाल में क्लास ज्वाइन किए हैं, यानी कि जिनको पूरा सिलेबस पढ़ना ही है, ऑब्जेक्टिव हम तो जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वही पढ़ाएंगे हम आपको, ध्यान दीजिएगा, वो अपना क्रैश कोर्स का फी अपडेट कर लीजिएगा। बाकी जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो जैसे मंथली फी अपडेट करते हैं वैसे ही करेंगे। और साथ ही साथ सुनना ये है कि देखिए अभी तक आपने जो प्रॉब्लम मुझसे शेयर किया, मैंने हर में भी आपके साथ ही रहा कि हाँ अभी इशू है, ये इशू है, लेकिन याद रखिएगा आने वाला जो दिसंबर है, ये इसके बाद तो दिसंबर ही आएगा, दिसंबर में 14-15 तारीख तक सभी लोग अपना लास्ट तक का फी अपडेट कर लीजिएगा। उसमें कोई जो किसी प्रकार का आप ई बताइएगा, ई इशू है, वो इशू है, तो बाबू अब उस चीज को इग्नोर किया जाएगा, है ना। बाद में आपको मैंने वंचित वर्ड, बहुत तगड़ा वर्ड लिख दिया था कि अगर आप इस तरीका से नहीं चलते हैं तो फिर आपको आगे दिक्कत हो सकता है। जैसे टेस्ट में अपियर, आपको क्या लगता है कि जो टेस्ट लिए थे वो आप जानते हैं, अभी मैंने होल्ड किए हुआ है, जब आप जोड़िएगा ना आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पैसा लिया गया था टेस्ट फी का, मैंने उतना ही दे दिया आपको। आप वहां जोड़िए, अदर टीचर आपसे 5 रुपया 7 रुपया लेता है, वो क्या है, फिर तो वही बात है ना, 5 रुपया कान उधर से पकड़ के दे दो या 5 रुपया इधर से दे दो। मेरी बात तो समझ रहा है भाई, बात वही है। बस क्या होता है कि एक आदमी क्या करता है कि एक में ऑफर लगा देता है, वही है कि दूसरा जगह जाइएगा तो वही बात है थोड़ा सा, लेकिन समझदारी का फर्क है, समझते हैं आप किस प्रकार से। आप लोग का अच्छा है प्रिपरेशन, रोज याद कीजिए। इसमें रेडियो एक्टिविटी का लॉ, हाफ लाइफ पीरियड और न्यूक्लियर रिएक्टर, 3 बात बच गया है, ये तीनों बात कल चलेगा। आज के लिए इतना ही, जिनका अपडेट नहीं वो अपडेट कर लीजिएगा। चलिए।